हम फ्लेमिंगो का जो आपकी बुक है उसका पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसका नाम था द लास्ट लेसन, और आज हम दूसरे चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लॉस्ट स्प्रिंग, द लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोलन चाइल्डहुड। ये उन बच्चों की कहानी है। इसमें दो कहानी है बेसिकली। एक तो बच्चे के बारे में है जो दिल्ली और यूपी के बॉर्डर है, वहाँ पर सीमापुरी, वहाँ पर कुछ बांग्लादेशी जो कि 1971 में वहाँ पर आ गए थे, उनके बच्चे कूड़ा बीनकर अपना गुजारा करते हैं। तो ये कहानी उसके बारे में है। और दूसरी कहानी है चूड़ी बनाने वाले जो कि फ़िरोज़ाबाद में चूड़ी बनाते हैं, दिन रात वो मेहनत करते हैं और चूड़ी बनाने के चक्कर में वो अपनी आंखें भी गंवा बैठते हैं। तो ये दो कहानियाँ हैं, आज हम इनको पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। पहले इसके राइटर के बारे में, अबाउट द ऑथर एनिस जंग, 1964 ये इसकी लेखिका हैं जिन्होंने ये लिखी है। वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन द हैदराबाद। इनका बचपन और इनकी जवानी जो बीती है ये एडोलसेंस हैदराबाद में। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इनकी जो एजुकेशन हुई वो हैदराबाद में और अमेरिका में हुई। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, दोनों माता पिता लेखक थे। एनिस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन द इंडिया। भारत में उसने अपना जो करियर स्टार्ट करा वो एज ए लेखिका के रूप में किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। उसने कई भारत के बड़े बड़े अखबारों के लिए लिखा और विदेशी अखबारों में के लिए भी लिखा। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कई सारी उन्होंने बुक भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल एक्सक्रिप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग से ये थोड़ा सा इसमें से कुछ वो लेकर उन्होंने इसमें लिखा है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हेयर द सी एनालिसिस स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हर हेयर शी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दी चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ वो इसका वर्णन करती हैं, वो बताती हैं कि किस प्रकार गरीबी और परंपराएं जो बच्चों के भविष्य को ख़राब कर देती हैं और उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, उनकी लाइफ का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बता दूं आपको। ये उद्धरण लेखिका की पुस्तिका लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से ले गए हैं। इन दोनों में हमारे भारतीय समाज की दो बड़ी समस्याओं के बारे में उल्लेख है जिनका लेखिका ने अनुवाद किया है, अनुभव किया है। ये समस्याएं गरीबी और रूढ़ियां हैं जो भारत के कुछ भागों में अभी भी पाई जाती हैं। यह पाठ दो भागों में विभाजित है। पहला पाठ भाग सीमापुरी के कचरा इकट्ठा करने वाले लोगों की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। पाठ का दूसरा भाग फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। किस प्रकार वे दिन रात चूड़ियाँ बनाने में अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। इसके जो करैक्टर्स हैं इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। दो अलग अलग करैक्टर हैं। एक स्टोरी का करैक्टर है साहिब। ही इज ए रैग पिकर फ्रॉम द सीमापुरी दिल्ली। ही हैज़ सिंपल ड्रीम्स, ही बिलीव इन promises मेड टू हिम। सीमापुरी दिल्ली के एक कचरा इकट्ठा करने वाला ये बालक है। उसके साधारण से सपने हैं। वह स्वयं से के वादों पर विश्वास करता है। और जो दूसरी इसमें स्टोरी स्टार्ट होगी उसका जो नायक है मुकेश है। ही इज ए बॉय
belonging to a family of bangle makers in Firozabad. He dreams of breaking away from tradition and becoming a motor mechanic. फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है ये लड़का और परंपराओं को तोड़कर मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखता है। यहाँ जो लेखिका है वो एक समाज सेविका है जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों से सहानुभूति रखती है और ईमानदारी से उनकी दयनीय स्थिति का चित्रण करती है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वाई डू यू डू दिस? ये क्यों करते हो आप? आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. तो ये कहता है कि आई आस्क्ड साहिब से मैंने पूछा। मैं एक्चुअली उसको रोज़ाना मॉर्निंग में देखती थी, वो फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, सुबह सुबह अपने पड़ोसी में कचरे के ढेर में से सोना ढूंढते हुए उसको देखती हूँ। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, काफ़ी देर हो गई घर से निकले हुए उसे। सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ द ढाका, हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। उसे अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है जो कि ढाका के हरे भरे खेतों के बीच था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स डैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। तो उसकी माँ उसे बताती है कि कई तूफ़ानों की वजह से उसके खेत और घर सब नष्ट हो गए, इसी वजह से उन्हें वो छोड़ना पड़ा। दैट्स वाई दे लेफ्ट, उसको छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और सोने की खोज में बड़े शहरों में आ गए जहाँ अब वो रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कुछ करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, वो धीरे से बुदबुदाता है। ही मटर्स लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए साहिब जो है बुदबुदाता है, धीरे से बोलता है कि हमारे पास काम करने के लिए तो कुछ है नहीं। तो लेखिका कहती है गो टू स्कूल, आई से ग्लीवली। भाई मैंने उससे कहा आप स्कूल जाओ लापरवाही से। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और ये कि मेरी जो सलाह है कितनी निरर्थक प्रतीत होती है उसके लिए। जो मैंने सलाह दी है उसको भी स्कूल जाओ, उसके लिए ये कारगर होती है या निरर्थक जाती है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, भाई हमारे आस पड़ोस में तो कोई स्कूल है नहीं। वो कहता है साहिब व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब बना देंगे स्कूल हमारे आसपास तो मैं स्कूल भी चला जाऊंगा। आई विल गो, उसने कहा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, अगर मैं स्कूल खोलती हूँ तो क्या आप आएंगे? उसने कहा अगर मैं स्कूल स्टार्ट करती हूँ तो क्या आप आएंगे? आई आस्क, मैंने कहा हाफ जोकिंग, मजाक करते हुए। येस ही सेज स्माइलिंग बोरोडली, और मुस्कुराते हुए उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल आऊँगा मैं। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि वो दौड़ के मेरे पास आया और उसने कहा मुझसे क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल बनाने में तो बहुत लंबा समय लगता है। आई से एम्ब्रास्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस डैट वाज नॉट मीन्ड, मैंने उससे बोला कि भैया स्कूल बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता। मैंने कहा मैं ऐसा वादा करने के लिए शर्मिंदा थी जिसका कोई अर्थ नहीं था। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world, परंतु ऐसे वादे जैसा मैंने किया था इस निराशाजनक दुनिया के प्रत्येक कोने में किए जाते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ
knowing him. I asked him his name. लगभग महीने जब मुझे उसे जानते हुए हो गए तो मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस, उसने कहा साहिब आलम नाम है मेरा। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो जानता नहीं था कि इसका क्या मतलब होता है। साहिब आलम का मतलब तो पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, स्वामी पूरे संसार का, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे बहुत ही मुश्किल से इसे विश्वास होगा अगर उसे अपने नाम का अर्थ पता चल जाए। अपने नाम के अर्थ से अनजान वह, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स। अपने नाम के अर्थ से अनजान होते हुए वो गलियों में इधर उधर अपने मित्रों के साथ घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ हु अपीयर्स लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून। तो ये एक फ़ौज है ऐसे लड़कों की जो नंगे पैर इधर उधर घूमते हैं। वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे सुबह सुबह चिड़िया निकलती हैं और दोपहरी में सब गुम हो जाती हैं, इस प्रकार से प्रतीत होते हैं। ठीक है। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। अब लगभग 1 महीना हो गया था और मैं उनमें से हर एक लड़के को पहचानने लगी थी। लेखिका कहती है कि अब तो मैं उनको पूरी तरह से पहचानने लगी थी। वाई आर यू नॉट, वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आयास भाई चप्पल क्यों नहीं पहनते हो तुम लोग, मैंने उनसे पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली। उन्होंने कहा भी मेरी माँ ने चप्पल ताक पर रख दी है ऊपर उठा के शेल्फ में और उतारती नहीं है उनको। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। उसने कहा अगर वो दे भी देती तो ये वे उन्हें फेंक फेंक देता। एड्स अनदर बॉय, अनदर, दूसरे लड़के ने कहा वो इज़ वेयरिंग शूज़ डैट डू नॉट मैच। उसने कहा भाई अगर इसकी मम्मी दे भी देती तो इन चप्पलों को फेंक देता ये। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फिट एंड सेज नथिंग। जब मैंने ये बात कही तो वो अपने पैर ज़मीन पर रगड़ रहा था। ठीक है, तो वो ज़मीन पर घिस रहा था और बोला कुछ नहीं। आई वॉन्ट शूज, सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ऑन ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। मुझे जूते चाहिए, एक तीसरा लड़का बोला जिसने अपने पूरे जीवन में कभी जूते नहीं लिए थे। ट्रैवलिंग across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads। भाई इस पूरे देश में भ्रमण करते हुए मैंने ये देखा कि बच्चे जो है नंगे पैर घुमा करते हैं गांव की सड़कों पर, शहरों में। और इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और ऐसा माना जाता है कि ऐसा नहीं है कि ये पैसों की कमी के कारण नहीं पहनते हैं और ऐसा स्पष्टीकरण दिया जाता है, बल्कि नंगे पैर रहने की एक परंपरा है। मैं हैरान हूँ, नंगे पैर रहने की एक परंपरा है। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। मैं हैरान हूँ कि क्या ये गरीबी की चिरस्थायी स्थिति का वर्णन करने का एकमात्र बहाना है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उदयपी वंस टोल्ड मी। मुझे जो है उदयपी के एक व्यक्ति ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल।
उसने कहा था कि जब वो छोटा लड़का था तब मंदिर स्कूल जाते हुए मंदिर के पुराने मंदिर के सामने से होकर गुजरता था, वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। वो मंदिर के सामने रुक जाया करता था और प्रार्थना करता था भगवान से कि भगवान एक जोड़ी जूते दे दें। 30 years later I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation। तो यहाँ पर वो पूजा करता था मंदिर में कि हे भगवान मुझे एक जोड़ी जूते दिला दे। 30 वर्षों बाद मैं उसके शहर और मंदिर गई जहाँ अब वीरानी छाई है। अब बिल्कुल वहाँ पर वीरानी छाई है। In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs। अब आंगन में जो पीछे आंगन होता है, अब वहाँ पर एक नया पुजारी रहता है और वहाँ तो रेड और वाइट प्लास्टिक की चेयर भी पड़ी हुई हैं। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed। अब एक छोटा लड़का जिसने ग्रे रंग की यूनिफॉर्म पहन रखी है और सॉक्स और शूज़ पहन रखे हैं, वो आता है स्कूल से और अपना बैग फोल्डिंग बेड पर वो फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द यंगर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम। अब उसने अपना स्कूल का बैग फोल्डिंग पर पलंग पर फेंक दिया। लड़के को देखते हुए मुझे अन्य लड़के द्वारा देवी से की गई प्रार्थना याद थी जब उसे आखिरकार एक जोड़ी जूते मिल ही गए थे। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज पेयर। अब जो प्रार्थना उसने की थी, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉय लाइक सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वॉर शूज। अब छोटे लड़के जैसे कि पुजारी का बेटा आजकल शूज़ पहनते हैं, बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन्स शूलेस। लेकिन आजकल भी जो मेरे पड़ोस में जैसे कूड़े उठा बीनने वाले हैं, कचरा बीनने वाले हैं, वो बच्चे आज भी बिना जूतों के ही थे। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it। तो माई एक्वेंटेंस, मेरी जो इनसे जान पहचान हो गई थी जाने अनजाने में, नंगे पैर कचरा इकट्ठा करने वाले से जो जान पहचान मेरी हो गई थी, सीमापुरी ले गई थी मुझे एक स्थान जो कि दिल्ली की सीमा पर है। लेकिन अगर देखा जाए तो यह वहाँ से मीलों दूर है। मेटाफोरिकली दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। जो यहाँ रहते हैं अवैध रूप से, वो लोग बांग्लादेश से 1971 में यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस जगह पर कब्जा किया था। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब्स की फैमिली भी, साहिब जो बच्चा है उसकी फैमिली उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस। सीमापुरी जो था एक निर्जन स्थान हुआ करता था जहाँ पर कोई नहीं रहता था। इट स्टिल इज़, आज भी ऐसा ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन
structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water. Leave 10,000 rag pickers. आज यहाँ मिट्टी के घर बने हुए हैं जिन पर छत डली हुई है, टीन, छतों पर टीन डली हुई है, या कहीं कहीं पर टारपोलिन भी डाल रखी है। ना तो यहाँ पर सीवेज हैं, ना नालियाँ हैं, और ना ही और रनिंग वाटर। लीव्स 10,000 रैग पिकर्स। यहाँ पर लगभग 10,000 लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। बिना किसी पहचान के वो यहाँ पर लगभग 30 वर्षों से रह रहे हैं। तो विदाउट परमिट्स बट with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain। तो बिना किसी पहचान के, लेकिन उनके पास अपना आइडेंटिटी कार्ड है, वोटर कार्ड है, ठीक है, और राशन कार्ड है इनके पास। राशन कार्ड बन जाते हैं इनके, जिससे इनके वोटर कार्ड बन जाता है, और जिससे ये अपना अनाज वगैरह ले पाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। जो भोजन है वो एक पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता इंसान। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हेयर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। तो ये कहता है यदि हम अपने परिवार को भोजन दें सकें और बिना पेट के दर्द, यानी कि भूखे पेट के सोने जा सकें, तो जो हमें अनाज नहीं देते उन खेतों की बजाय हम यहाँ रहना चाहेंगे। से ग्रुप ऑफ द वुमन इन द tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। जब मैंने वहाँ पर एक महिलाओं का ग्रुप खड़ा था जो फटी चिथड़ी साड़ी पहने खड़ी थी, और जब मैंने उनसे कहा भाई तुम्हारे यहाँ तो इतना बढ़िया खेत हैं, हरे हरे खेत हैं, नदियाँ हैं, तुम उन सबको छोड़कर यहाँ क्यों रह रहे हो, इतने सुंदर आपके यहाँ बाग बगीचे हैं। Whenever they find food, they pitch for their tents that becomes transit homes। तो जहाँ भी कहीं उन्हें भोजन मिलता वे वहीं अपना टेंट गाड़ कर डेरा लगा देते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे वहीं बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल्स, और वहीं वो पार्टनर बन जाते हैं संघर्ष में, फिर उनका जो जीवन संघर्ष है उसमें वो भागीदार बन जाते हैं बड़े होकर। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। अगर आप सीमापुरी जैसे इलाके में जीवित रहना चाहते हो तो आपके पास एक ही काम है, वो है कचरा उठाना, जो थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ ए फाइन आर्ट। अब वर्षों से ऐसा करने के कारण यहाँ उनके लिए कुशल कला बन चुकी है। अब ये उसमें पारंगत हो गए हैं, कचरा इकट्ठा करने में पारंगत हो गए। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। कचरा उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स। कूड़ा उनके लिए सोना है, उनके लिए डेली की रोटी है, प्रतिदिन की रोटी है, और उनके ऊपर छत है कूड़ा ही, क्योंकि इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे वो छत लीक ही क्यों ना कर रही हो बारिश में, चाहे वो छत लीक ही क्यों ना करती हो, परंतु एक बच्चे के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा है वो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट। मुझे कभी कभी 1 रुपये मिल जाता है, कभी 10 का नोट मिल जाता है। साहिब सेज हिज आइज़ लाइटिंग अप। अब उसकी आंखों में चमक थी। साहिब कहता है इस बात को। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए डी
heap of garbage. You don't stop scrounging, for there is hope of finding more. तो ऐसा होता है कि कभी 10 रुपये का नोट मिलता है, कभी 1 रुपये का मिल जाता है, और जब आपको कचरे के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तो आप उसे ढूंढना बंद नहीं करते, क्योंकि उसमें कुछ और मिलने की आशा होती है. इट सीम्स डैट फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. बच्चों के लिए कूड़े का मतलब अलग है, जो उनके माता पिता की सोच है उससे अलग है कचरे का अर्थ. फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. बच्चों के लिए आश्चर्य से भरा है और बड़ों के लिए ये जीविका का साधन है. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, watching two young men dressed in white playing tennis. अब एक सुबह मैंने देखा, सर्दियों की एक सुबह थी, कि साहिब पड़ोस के क्लब के बाहर लगे गेट के पास खड़ा है और देख रहा है वहाँ पर वह सफ़ेद कपड़े पहने दो युवक वहाँ पर टेनिस खेलते हुए देख रहा है. आई लाइक द गेम ही हम्स, मुझे ये खेल बहुत पसंद है. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो जो बाड़ लगी हुई है, जो दीवार बना रखी है, उसके पीछे खड़े होकर इसे देखना बड़ा पसंद आता है, वो उससे संतुष्टि मिलती है. आई गो इनसाइड वैन नो वन इज अराउंड, जब कोई नहीं होता अंदर मैं चला जाता हूँ. ही एडमिट्स, स्वीकार करता है वो. द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और गेट कीपर मुझे कहता है भैया झूला झूलना चाहे झूल ले. साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज डैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. साहिब ने भी टेनिस के शूज़ पहन रखे हैं जो थोड़ा सा अलग लगते हैं, क्योंकि उसकी शर्ट किसी और कलर की और शॉर्ट किसी और कलर का. समटाइम्स गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. कहता है कि कभी कभी जो ये लड़के हैं अपने शूज़ फेंक देते हैं, द फैक्ट, तो और मैं उनको ले लेता हूँ. तो लड़के के उतारे हुए फेंके हुए उसने उन्हें इसलिए पहनने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें एक छेद था जूते में. द फैक्ट डैट दे आर discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. अब उस जूते में जो छेद हो गया था, जो रईस लड़के थे उन्होंने तो पहनने से मना कर दिया, अब नहीं पहनूंगा मैं, उसने फेंक दिए. लेकिन उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा. साहिब आलम ने उन जूतों को पहन लिया. फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, जो नंगे पैर चला करता था, इवन शूज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, यहाँ तक कि उसके लिए वो जूता जिसमें एक छेद हो, उसे ऐसा लगा कि उसे जूते को पाने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसका सपना साकार हो गया हो. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंसली इज आउट ऑफ हिज रिच. लेकिन जो खेल जो देख रहा है बहुत ही तन्मयता से के साथ, वो उसकी पहुंच से बाहर है, वो तो नहीं खेल पाएगा. दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. अब सुबह वो मिल्क बूथ पर गया साहिब. इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, अब उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्टर था. आई नाउ वॉक इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, उसने कहा. ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उसने दूर इशारा करते हुए कहा कि अब मैं एक चाय वाले की दुकान पर काम करता हूँ. आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे वो दुकान वाला 800 रुपये देता है और खाना देता है पूरे दिन का. डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? आई आस्क
मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक्स। अब वो बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल केयर फ्री, इधर उधर देखने लगा, इतना मगन हो गया। परंतु खेल जिसे वह इतना मगन होकर देख रहा था, अब उससे जब पूछा गया कि ये तुझे काम पसंद है, तो वो बिल्कुल इधर उधर देखने लग गया, निश्चिंतता के भाव से उसके ख़त्म हो गए। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग्स ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। तो ये जो स्टील का कनिस्टर है वो ज़्यादा भारी लग रहा था बनस्पत वो प्लास्टिक बैग जिसको वो सुबह लाद के ले जाया करता था कंधे पर कूड़ा चुगने के लिए। द बैग वॉज हिज। तो बैग तो उसका अपना था। कैनिस्टर बिलोंगिंग टू द मैन हु ऑन्स ए टी शॉप। और कनिस्टर तो उस व्यक्ति का था जिसकी चाय की दुकान थी। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। अब साहिब जो था वो अब अपने काम का मालिक नहीं रह गया था। साहिब जो कि पहले अपना खुद का काम करता था, खुद के ही कंडीशन पर जाया करता था काम करने के लिए, जो चाय की दुकान का मालिक था, अब साहिब स्वयं की मर्ज़ी का मालिक नहीं रहा। तो यहाँ तो ख़त्म होती है ये स्टोरी कूड़ा बीनने वाले लड़के की। इसके बाद शुरू होगी आगे मुकेश के बारे में। तो इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। चलिए, थैंक यू।